हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित गोयल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का सेकंड चैप्टर अकाउंट्स की थ्योरी। फर्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। एंड वो सबसे पहले एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस अलग है एंड ऑनर अलग है। यानी कि एंटिटी कंसेप्ट ने बताया कि अगर ए ने कोई कंपनी स्टार्ट करी ना, ओके, तो ए पर्सन जो है वो अलग है और उसकी कंपनी अलग है। क्लियर है? मतलब अगर ए को भी अपनी कंपनी से कोई सामान खरीदना है तो वो यू ही पैसे यू ही बिजनेस से सामान नहीं निकालेगा। उसकी भी एंट्री होगी कि यस, ओनर ने विड्रॉइंग्स करी। यानी कि बिजनेस के लिए सारे लोग एक ही जैसे हैं। बट यस, ये हो सकता है कि हम ए, क्योंकि ओनर है, हम उसको कॉस्ट पे दे दे एंड बाकी वालों को तो यस प्रॉफिट रख के देंगे। क्लियर है? यानी कि एंटिटी कंसेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बताता है? हम वो सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी की फॉर्म में मेजर हो सकती है। यानी कि हम ओनली क्वांटिटेटिव डेटा ही रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में एंड हम क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर करेंगे। सर, क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा डेटा होता है? क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है? जैसे हम ये लिख सकते हैं कि ये हमने 10 पीसेस सोल्ड करे एट द रेट ऑफ 1000। क्लियर है? ये कौन सा डेटा हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया। बट हम ये नहीं लिख सकते कि यस वो पर्सन इतना टैलेंटेड है। ओके, यानी कि ये उसकी क्वालिटी होगी ना, इसको मैथ्स की फॉर्म में थोड़ा ना बता सकते हैं। पक्का? ऐसा। देन थर्ड कंसेप्ट है हमारे पास पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हमें बताता है कि अकाउंट्स में हम पीरियड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ईयर्स को, या फिर अपने अकाउंटिंग पीरियड को। सर, अकाउंटिंग पीरियड कितने दिन का हो सकता है? देखो, नॉर्मली हमें पता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, क्लियर है? एंड कैलेंडर ईयर हमारा कब से कब होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। क्लियर है? यानी कि कैलेंडर ईयर अगर कभी भी आएगा तो आपको कौन सा लिखना है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। एंड अगर फाइनेंशियल ईयर आएगा तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके सर, एक बात बताना, इसको पीरियड में डिवाइड क्यों करना पड़ता है? इस ये कंसेप्ट को बनाया क्यों गया? क्योंकि बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड होती है। ठीक है? ऐसा कोई भी पर्सन बिजनेस को इसलिए ओपन नहीं करता कि उसको कब बंद करना है। क्लियर है? तो हम मान के चलते हैं कि वो चलता रहेगा एंड उसके बीच में हम अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कब देखेंगे? एक पीरियड बना देते हैं कि हाँ, हम इस साल का प्रॉफिट इस ईयर में देखेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हमने फाइनेंशियल ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? इसको बोलते हैं पीरियड्स। एंड देन इसमें है हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि हमने लास्ट ईयर कितना अर्न किया है अब की बार हम कितना कर रहे हैं। ठीक है? हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज देख सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बताता है? एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि हमें दोनों ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। दोनों कौन कौन सी होती है सर? फर्स्ट होती है हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन एंड अनदर इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, यानी कि कैश बेसिस ट्रांजेक्शन में क्या होता है? ओनली कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। बट एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? वो आपको दोनों ही चीजें रिकॉर्ड करनी है। यानी कि आप कौन से आप कब प्रॉफिट मान लोगे? अगर आपने क्रेडिट में भी किसी को सेल करी ना तो भी आप उसको प्रॉफिट मान लोगे। उसमें जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको मान लेंगे, क्योंकि हम दोनों ही ट्रांजेक्शन को लेके चल रहे हैं। हम कैश ट्रांजेक्शन को भी लेके चल रहे हैं एज वेल एज हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली वो कंसेप्ट है जिसमें हम पीरियड्स के बीच में डिवाइड करते हैं। हम मैच करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, हमारे लास्ट ईयर एक्सपेंसेस कितने थे एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस कितने हैं, प्लस लास्ट ईयर हमारी सेल कितनी थी, अब की बारी हमारी सेल कितनी है। ठीक है? या फिर हम अपने ही डिपार्टमेंट्स को, मतलब सेल डिपार्टमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना हमारा मैनेजमेंट का खर्चा है एज कम्पेयर टू परचेज डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट का। सारी बात सुन में, मतलब कि हम मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हम मैच कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, मे बी विद द सेम ईयर और मे बी विद द अनदर ईयर। ओके? एंड यस, जो भी ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इसको हम नॉर्मल क्लास में तो ले ही रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बताता है कि हम लोग ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हमने एज सच कोई फिक्स टाइम नहीं सोचा हुआ कि हम बिजनेस को उस दिन बंद कर देंगे। क्लियर है? यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बताता है कि यस, हमारा बिजनेस चलता रहेगा जब तक उसके अंदर प्रॉफिट्स आएंगे। क्लियर है? ऐसा, यानी कि कोई एजम्पशन नहीं है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे इसके ऑपरेशंस को। क्लियर है? जब तक प्रॉफिट्स होंगे। कॉस्ट कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लेके चलते हैं अपने बुक्स में, कि हमने जब किसी एसेट्स को परचेज किया, एक्विजिशन किया ना किसी एसेट का, तो हम उसको अपनी बुक्स में वही वैल्यू लेके चलते हैं। बट सर एक बात बताना, क्या डेप्रिशिएशन नहीं लगता? डेप्रिशिएशन लगता रहता है। ओके। बट यस, अगर हमने कभी, लेट्स से मेरी बात समझना, कि अगर हमने आज कोई 10 लाख का एसिड खरीदा, ठीक है, तो डेली डेली वो उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्यों? डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या मैं डेली डेली उसकी वैल्यू कम करता रहूँ क्या? नहीं सर, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम उसको कॉस्ट पे ही रखते हैं कि यस, हमने 10 लाख का एसिड परचेज कर लिया। क्लियर है? ऐसा। वैसे ज्यादातर ना ये बिल्डिंग्स के टाइम पे होता है कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, ठीक है, एंड हमने अपनी बुक्स के अंदर उसको, लेट्स से मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख की, अब 10 साल हो गए, मे बी उसकी वैल्यू होगी 1 करोड़ रुपए, तो मैंने अभी भी अपनी बुक्स के अंदर उसको 10 लाख ही लिखा हुआ है। सर फिर क्या आप उसको कभी 1 करोड़ नहीं करोगे? जब मैं करूंगा तो मेरे पास ये प्रूफ होने चाहिए कि यस, आज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इतनी है, देन मैं उसको अपने गेन में मान लूंगा। ठीक है। देन मैं उसको एसेट्स एसेट साइड पे कितना लिखूंगा? मैं 1 करोड़, एंड जो 90 लाख एक्स्ट्रा हो गया जो लाइबिलिटीज में ही बढ़ाना पड़ेगा, उसको मैं गेन की फॉर्म में क्रेडिट साइड पे यानी कि लाइबिलिटीज में लिख दूंगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट, यही मैंने अभी आपको बताया। बेसिकली अगर कोई भी वैल्यू किसी भी एसेट में चेंज होगी, ठीक है, तो हम उसमें प्रूफ देंगे कि यस, इसका बेसिकली इस एसेट की आज के टाइम में वैल्यू इतनी है। क्लियर है? मे बी इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया। अगर हम किसी एसेट को बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको जब बेच रहे हैं ना, तो हम दिखा रहे हैं कि यार आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है। क्लियर है? देन वो कितने में रियलाइज हो सकता है, पक्का। देन उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी वैल्यू कम हो रही होगी तो हम कम लिखेंगे, एंड ज्यादा हो रही होगी ना हम ज्यादा लिखेंगे। जैसे यही वाला एग्जांपल है, देखो इन्होंने बोला पहले कोई बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल थी 2,000 की, लैंड की थी 2,000। जब लेकिन क्या हुआ, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, 1,02,000 रुपये हो गई, तो जो 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, उन्होंने लाइबिलिटी सेट पे अनरियलाइज गेन के नाम से कर लिया। यही मैंने भी आपको समझाया था। नेक्स्ट है ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। या ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट क्या बताता है कि हर एक चीज के हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। ओके, एक डेबिट एक क्रेडिट। मतलब अगर आपने, लेट से अगर आपने सेलफोन परचेज किया, इसके दो इफेक्ट है, आपके पास सेलफोन आ गया एंड कैश चला गया। क्लियर? अगर आपने उधार में परचेज किया तो इसके भी दो इफेक्ट है, आपके पास सेलफोन आ गया प्लस कर्जा बढ़ गया, लाइबिलिटीज आ गई। इनकी हर एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। इसलिए हमारा कोर कंसेप्ट भी क्या रहता है, हमारी बुक का नाम भी क्या रहता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके, तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्लियर है? इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। इसकी मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड करी हुई है, जो जो स्टूडेंट्स मेरे से बेसिकली लाइव में है या फिर जो वीडियोस के थ्रू है, उनके पास इसकी वीडियोस अलग से जाती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, बेसिकली कंजर्वेटिज्म क्या बताता है कि हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को, ठीक है, हम अभी से अज्यूम नहीं करते, बट यस, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए हम अभी से ही ध्यान देते हैं। मतलब अगर आपको पता है कि फ्यूचर में एक आपका एक्सपेंस आने वाला है, ठीक है, तो आप अभी से उसको उसको मीट करने के लिए आप अभी से उसके लिए सेविंग्स करना स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, अभी से उसके लिए प्रिपेयर करोगे अपने आप को। ठीक है सर, एक जैसे कि एक एग्जांपल देना, यार देखो आपके फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, ठीक है, आपने अभी से सेविंग्स करना स्टार्ट कर दी कि यार आप उसको बर्थडे पे क्या गिफ्ट करोगे, पक्का। बट क्या अभी आप ये सोच सकते हो कि आपकी जॉब लगेगी अभी से ही और बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, डेफिनेटली लगेगी यार, एंड तो आप क्या सोच सकते हो अभी से आप कार वगैरह परचेज करना स्टार्ट कर लोगे? सर नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में होने वाली इनकम का कोई ऐसा भरोसा नहीं है, बट यस, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते, लेकिन एक्सपेंस के लिए हम कोशिश करेंगे एंड हम प्रिपेयर होंगे। क्लियर है? वैसे इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी। देखो यार, कंसिस्टेंसी क्या बताते हैं कि हम अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को हम हमेशा ज्यादातर कंसिस्टेंट रखते हैं।
मेथड्स को भी हम कंसिस्टेंट रखते हैं, पॉलिसीज को भी हम कंसिस्टेंट रखते हैं। हम चेंज चीज करते हैं, लेकिन जब जब उससे हमारी बिजनेस की या तो परफॉर्मेंस बेटर होगी, या फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से प्रेजेंट होगी, या फिर लॉ ने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा है। एक्चुअली तीनों पॉइंट्स होते हैं, याद रखना। क्लियर है? तो कंसिस्टेंसी क्या बताते हैं सर? एग्जांपल देना। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपने डेप्रिसिएशन 10% लगा रहे हो किसी एसेट पे, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, एक साल उसको कितना कर दिया, 15%, देन नेक्स्ट ईयर कितना कर दिया, 20, देन दोबारा 10। ऐसे चेंजेस जो आप कर रहे हो ये नहीं होगा। क्लियर है? कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। सर रियल लाइफ में क्या अपनी मर्जी से लगता है डेप्रिसिएशन? रियल लाइफ में ब्लॉक्स बनते हैं, एसेट्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, कि किन एसेट्स पे कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। नेक्स्ट है मेटीरियलिटी कंसेप्ट। देखो यार, अकाउंट्स के अंदर ओनली मटेरियल थिंग ही आती है, इमटेरियल थिंग्स को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। सर जैसे कि ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास आपके घर में लूज टूल्स कितने हैं, वो आपको पता ही नहीं होंगे, यानी कि उसकी एज कोई वैल्यू ही नहीं है आपके लिए। सर मतलब किसी के लिए भी नहीं होती। लूज टूल्स बोले तो स्क्रू ड्राइवर, ओके, एंड हैमर वगैरह। क्लियर है? तो कोई बोलता है कि मेरे पास इतने स्क्रू ड्राइवर, ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि हम उसको हम रिकॉर्ड इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो इमटेरियल चीजें हैं हमारे लिए। हम बिजनेस के अंदर ओनली मटेरियल थिंग ही लिखते हैं जिसकी कुछ एक्चुअल में वैल्यू है, कुछ बड़ी वैल्यू है। क्लियर है? ऐसा। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। गोइंग कंसर्न मैंने आपको बताया। गोइंग कंसर्न क्या बताता है? अभी हमने पढ़ा भी ऊपर कि हम बिजनेस को तब तक रन करते रहेंगे जब तक हमें प्रॉफिट्स होते रहेंगे, ठीक है। एसेट को फिक्स डेट नहीं रखते हम बंद करने की। कंसिस्टेंसी, हम मेथड्स टेक्निक्स चेंज नहीं करते अनलेस जब हमारे पास वो तीनों कंडीशन है। आप लोग मुझे बताओगे वो तीन कंडीशन अभी ऊपर कौन कौन सी बताई थी? एक्रूवल, एक्रूवल में हम दोनों ही टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी जो प्रॉफिट होता है हम उसको भी मान लेते हैं कि ये हमें प्रॉफिट हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सर? ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट, ओके। देखो यार, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से किसी भी पर्सन को समझ में आए, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए वो। नेक्स्ट है रेलेवेंस। रिलेवेंट चीजें होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसके अंदर ऐसी इररिलेवेंट चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भी पर्सन कंफ्यूज हो उसको देखने से एंड उसको लगे कि यार इसके अंदर बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें हैं। ओके। अगर सर कोई छोटे छोटे खर्चे है ना, बहुत ही जो ज्यादा छोटे छोटे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उन छोटे छोटे खर्चों को एक साथ ही लिख देना चाहिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस करके उसको एक साथ लिख देना चाहिए। और कोई बहुत छोटे छोटे इररिलेवेंट से खर्चे जिसको देखने की ऐसी कोई नीड नहीं है बट लिखना है, तो हम उसको एक ही साथ हम ज्वाइन करके लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हमें ओनली वही चीजें लिखनी है जो बेसिकली रिकग्नाइज हो सकती है, ओके, जो कि जिसके जिसकी वजह से हमारे डिसीजन डिपेंड करता है जिसके ऊपर, ओके, जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। ओके, फालतू की ऐसी भी कोई चीज नहीं लिखनी जिसकी बिजनेस में लिखने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। एंड मटेरियल एरर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, ओके, ऐसा। बायसनेस नहीं होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि हम उसको इजिली हम कंपेयर कर सके कि हमारे पास लास्ट से कितने एसेट्स थे, अब की बारी कितने एसेट्स है, लास्ट से कितनी लाइबिलिटीज थी, अब की बारी कितनी लाइबिलिटीज है। सर रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? कोई भी फर्म अपनी बताती है क्या कितनी एसेट्स है? अगर आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले 44 बिलियन बेसिकली रिलायंस के एसेट्स बताए थे, ओके, एंड रिलायंस के पर्सनल एसेट्स अंबानी के बेसिकली 7 लाख करोड़ थे, ओके। तो ये बताते हैं। मेटीरियलिटी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ओके। सर कौन सा पढ़ा था मेटीरियलिटी? मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, याद रखो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यार हमें इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसके अंदर कुछ भी हमने विंडो ड्रेसिंग टाइप नहीं करी हो, कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है बट एक्चुअल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उसकी पोजीशन। सर ऐसा कौन सी फर्म करेगी? देखो यार, अगर किसी फर्म को अपने शेयर्स के प्राइस बढ़ाने हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि उनको लगता है कि
उनकी वैल्यू ज्यादा हो रही है। अरे बस में पक्का। अब अगर मैं इसका पॉइंट पढ़ते हैं, टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड फेथफुली, फेथफुली रिप्रेजेंट करनी चाहिए ट्रांजेक्शन को। Thus, for example, balance sheet should represent faithfully the transaction and other event that result of liabilities and equity and reporting it with the recognizing criteria। यह नॉर्मल सी बात है, फेथफुली प्रेजेंट करना चाहिए, इस तरीके से पोर्ट्रेट होना चाहिए जो लीगल भी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट दिखने दिखने में उसकी बैलेंस शीट अच्छी लग रही है एंड एक्चुअली में उसकी उस कंपनी के अंदर जान है ही नहीं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सर सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यार, अगर जैसे एक बुकिश एग्जांपल लग लेते हैं, where the rights and benefits interest in an immovable property are transferred but the document and legal formalities are pending, the recording of acquisition of basically land था इसमें, would be in substance। देखो, अगर किसी पर्सन ने, अगर किसी कंपनी ने लैंड परचेज करी, उसने उसको एसेट्स में लिखा हुआ है बट उसके अभी तक लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, तो उसको ये भी शो करना चाहिए कि यस अभी ये हमने परचेजिंग में डाल दी है, इनकी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, बट यस अभी तक हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं आए। ओके, इनकी ट्रूथ एंड फेयर भी होना चाहिए। न्यूट्रलिटी, बेसिकली बायस नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए कि ये सबके लिए सेम ही बनाई गई हो। ऐसा नहीं कि कुछ किसी पर्सन के लिए उसको चेंजेस किए गए हो, मतलब भेदभाव करे गए हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ओके, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए कि जैसे सबके फाइनेंशियल बनती है हर एक कंपनी की, वैसी ही हर एक कंपनी की बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी की अंदर की बातें छुपाने के लिए उसको चेंजेस किया, मतलब उसके लॉसेस को छुपाने के लिए उसके अंदर चेंजेस करे गए हो। प्रूडेंस कंसेप्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, मतलब फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस क्लियर है, को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट यस हमें उसके एक्सपेंसेस के लिए, हम एक्सपेंसेस के लिए अभी से प्रिपेयर करेंगे, बट यस प्रॉफिट्स के लिए नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही उसमें होना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं आने चाहिए, बट यस अगर लॉस, अगर हमें एक्सपेंसेस या लॉसेस की उम्मीद है, ओके, तो उसके लिए अभी से हमें प्रोविजन बनाना चाहिए। फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजेस, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक चीज का डिस्क्लोज करना चाहिए, कि अगर कोई भी चीजें अगर है, अगर कंपनी को लगता है कि वो आगे जाके कोई नया बिजनेस करेगी, तो भी और उनके प्लान ऐसे हो चुके हैं, मीटिंग्स हो चुकी है, तो उनको ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी नई फर्म के अंदर या फिर हमारे नए बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये चेंजेस बिजनेस के अंदर करेंगे। ये सारे डिस्क्लोजर उनको करने चाहिए। कंप्लीटनेस, हर एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स हो लॉसेस हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो वो बताना चाहिए। हर एक चीज कंप्लीट होनी चाहिए, फुली अच्छे से बताना चाहिए, कुछ भी चीज ओमिशन नहीं होनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कुछ भी। ओके, ओके गाइस, तो आज हमने ये चैप्टर किया एंड आई थिंक सो आप लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे बताओ, मैसेज करो।